मोदी जी काहे नहीं जिक्र कर पाए संसद में कि आज मैं यहाँ झूठ ही बात बोल रहा हूँ? विपक्ष भी तो वॉकआउट कर गया। क्या करे? ठीक है, और मोदी को गाली देते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे लगाए जाते फड़फड़ा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं वो बुझता हुआ दीपक जैसे फड़फड़ाता है, वही स्थिति है। उनके अधिकारियों को एहसास है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ, जिस प्रकार पब्लिक को अब मोदी पे भरोसा नहीं, उसी तरह मोदी के उस गोदी मीडिया पर भी भरोसा नहीं है। भारती की 2 भुजाएं काट दी। अरे एक बार ये भी याद कर लेते कि ज्ञानवापी की बात करते हो, उसके लिए ना व्यास, महर्षि वेद व्यास की पीठ तोड़ दी गई कि पति के साथ उन्होंने शादी रचा ली। सच्चाई है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मोदी जी की तरह। अब वो मुझे संस्कार की बात करेंगी। जिस दिन सरकार बदली, जिस दिन दूसरी सरकार आई, जांच हुई, तो राफेल में कौन जेल जाएगा? वित्त मंत्री को पता नहीं था, रक्षा मंत्री को पता नहीं, विदेश मंत्री को पता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी का संसद में पिछले 2 घंटे से लगातार भाषण, और इस भाषणबाजी में आपने तमाम देखा होगा अगर, तो उन्होंने प्रधानमंत्री अपने पूरे भाषण के दौरान संसद में जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था उसको लेकर के संसद में लगातार विपक्ष को कोसते रहे, कांग्रेस पर निशाना साधा, परिवारवाद को लेकर के तमाम बातें कहीं। लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष घेरने का, या जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री के से कुछ कहलवाने की उम्मीद कर रहा था, वो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं। हम इनसे बात करते हैं इसी मुद्दे पर कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार क्या जो विपक्ष चाहता था वो कुछ बोला है, या आपको किस तरीके से इस देखते हैं जो विपक्ष को लेकर के संसद में प्रधानमंत्री ने इतना लंबा भाषण दिया है और तमाम चीज़ें कही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी संसदीय परंपराओं को भी तार तार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सपनों की दुनिया में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी जिस मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जितने भी सवाल विपक्ष के सदस्यों ने पूछा, उस पर एक पर भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या है? आप संसदीय मर्यादा को तोड़ रहे हैं। आप सिर्फ कहते हैं मुझे गाली दी गई, आप कहते हैं कि नहीं। एक बात मैंने सुना कि वो कह रहे हैं कि नौसेना के जहाज़ पिकनिक के लिए बुलाया गया। ये सरासर झूठ है, संसद का अपमान है। संसद में प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, बातूनी हो गए हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी को मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के उन बहनों के प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। मणिपुर के उन लोगों को जिनको मार दिया गया, उनके प्रति मानवीय रुख अख्तियार करते हुए ये बताना चाहिए कि क्या कारण है कि 3 महीने से वहाँ हिंसा हो रही थी और रोक नहीं पाए। लेकिन इन बातों की बजाय प्रधानमंत्री जी अभी से चुनावी मोड में हैं। उनको लगता है कि नहीं, संसद में नहीं, मैं चुनावी रैली में भाषण दे रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं? अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास आता रहा, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं? रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मैंने कम से कम 2 घंटे तो सुना। जब प्रधानमंत्री ऊल जलूल बातें कर रहे थे, कहा गाली दिया, पिकनिक मनाते थे, ये सारी बातें की उन्होंने, लेकिन मुद्दे की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी जिस संसद में, जहां दिल्ली में बोल रहे हैं उल जलूल की बातें, उनको ये भी पता नहीं है कि आज ही के दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगभग 4.5 से 5 लाख कर्मचारी पूरे देश से आए हुए थे। प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबी कम हो रही है। कौन से आंकड़े हैं? वो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के आंकड़े हैं। अडानी ने वो आंकड़े शायद दे दिए हैं कि देखिए देश खुशहाल हो रहा है। ये कह रहे थे कि जहाज में बर्थडे मनाया जाता था। अरे जहाज में बर्थडे कभी किसी ने नहीं देखा, झूठ बोल रहे हो आप। लेकिन हाँ, उन जहाज में आपके साथ अडानी और कारोबारी जिनको आप पार्टी दे रहे थे, जिनके पैसे से आप ऐश कर रहे थे, वो फोटो दुनिया ने देखी है। आप बात करते हैं बेरोजगारी चरम पे है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। महंगाई चरम पे है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, उस पर कहा है, निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अब जो है महंगाई जो जिस तरीके से बोला जा रहा था उस तरीके से अब नहीं है, देश में सुधार हो रहा है, देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। देश
तीसरी अर्थव्यवस्था देश 2012 में बन गया था। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ झूठे वादे करने की आदत है। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि 2012 में भी हम तीसरी ग्रोइंग इकोनॉमी थे। हमने जापान को पछाड़ दिया था, यूएस, चाइना, उसके बाद भारत का नंबर 2012 में था। उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन चौका और छक्का जो फील्डिंग की बात की गई कि यहाँ से जो बीजेपी ने मार दिया है इस अविश्वास प्रस्ताव में, देखिए जनता उसको चौका छक्का मानती है या क्लीन बोल्ड मानती है, ये जनता बताएगी। अगर ये इतने ही सच्चे होते तो ये इन बातों पे जवाब देते। कह रहे हैं कि इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आज नाम उन्होंने लिया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया की बात कही, मेक इन इंडिया की बात कही, लेकिन शायद वो पिछला बयान अपना भूल गए जो इंडिया को क्रिटिसाइज करते थे। तो अच्छा है, इसी बहाने इंडिया का नाम आ रहा है। इंडिया को घमंडिया आप बोल दिया है। घमंडिया कौन है, डरा हुआ कौन है, इस बात को आप देखिए कि 26 दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उसमें सब प्रभुत्वशाली दल हैं। उनका अपने अपने राज्यों में बहुत बड़ा प्रभुत्व है। उसमें 9-10 मुख्यमंत्री आए थे, सबका अपना वजूद है। लेकिन आप उसके टक्कर में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मेरा गठबंधन बड़ा। 26 के जगह 38, लेकिन 38 में 32 लोगों के पास ना एक भी विधायक है, ना एक भी सांसद है। 10 दल ऐसे हैं जिन्होंने आज तक रजिस्टर तो करा इलेक्शन कमीशन में, लेकिन आज तक कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। तो आप ऐसे गठबंधन की बात कर रहे हैं, अब क्यों करना पड़ रहा है? जिस ओम प्रकाश राजभर ने कहा मोदी और योगी को भीख ना मंगा दिया, तो ओम प्रकाश नाम नहीं, इनका मैं बाजा बजाऊंगा। उसी ओम प्रकाश राजभर के चरणों में बैठ के मोदी योगी गठबंधन करते हैं। तो हमको इस बात पे भी सोचना होगा। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी लोग बता रहे हैं इंडिया में जितने गठबंधन के लोग हैं। देखिए मामला क्या है कि ईडी 6000 मामले रजिस्टर करता है। 6000 में 24 में कन्विक्शन होता है। उसमें सारे विपक्ष के लोगों का करते हैं, आप परेशान करते हैं। मतलब जाहिर सी बात है कि कहाँ 6000 और कहाँ 24, कै % हुआ, अब उसको निकाल लीजिए। भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री के मुंह से इसलिए शोभा नहीं देती कि राफेल मामले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो जांच से भाग रहे हैं। अपने कारोबारी मित्र अडानी की जांच नहीं करा रहे हैं, इसके लिए शर्म आनी चाहिए उनको, देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। सदन में आप झूठ बोल रहे हैं। है क्या ना कि मोदी जी ने एक ख्याली दुनिया बना ली है। उसमें लगता है कि महंगाई ख़त्म हो गई, बेरोजगारी ख़त्म हो गई। जिस 70 रुपए के पेट्रोल पे आप बहुत हुई महंगाई की मार कह रहे थे, 400 के सिलेंडर पे बहुत हुई महंगाई की मार कह रहे थे, अब उनको लगता है कि ना, अब 100 रुपए का पेट्रोल और 1200 का सिलेंडर महंगाई नहीं है। तो उन्होंने अपना माइंड सेट बदल लिया है, वो ख्यालों में जी रहे हैं। तमाम आंकड़े दे रहे हैं विदेशी जो आंकड़े हैं, जैसे WHO का हुआ या फिर तमाम लोगों का, वो आंकड़े जो दे रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि उन्हीं को लेकर के विपक्ष जो है उतरता है मैदान में, थोड़ी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हैं। जब कहीं भी विपक्ष कोई विदेशों से कोई बोल देता है दूसरे देश का, और वही उसी का आंकड़ा दे करके प्रधानमंत्री अपनी बात रख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री के पास वो आंकड़े कहाँ से आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को आंकड़े वो नहीं दिखते हैं कि हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कहाँ चले गया। प्रधानमंत्री को वो आंकड़ा नहीं दिखता कि भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम हो गई। प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आती है कि बांग्लादेश हमको पीछे कर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी का ऐसे एक और दावा है जो कि झूठा है, ODF कंट्री, ओपन डेफिकेशन का। मैं प्रधानमंत्री जी को चैलेंज करता हूं, जिस दिन आए मैं बनारस के गांव में ले चलता हूं, वो हमको 5 गांव ODF दिखा दें। चैलेंज है इस बात का। नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो झूठी बातें हैं। बस स्वतः घोषित कर दिया, अपने हाथ से पीठ थपथपा दी। ODF महंगाई मुक्त, बेरोजगारी मुक्त। बेरोजगारी चरम पे है भाई, युवाओं से जाके मिलिए ना। गरीबी से बाहर निकल रहे हैं लोग, बता रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं भाई? 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। लोग उज्ज्वला का गैस सिलेंडर नहीं भरा रहे हैं। गरीब आदमी सिलेंडर नहीं भरा पा रहा है। ये सरकारी आंकड़ा है ना। 3.5 करोड़ लोगों ने वापस रिफिल नहीं कराया उज्ज्वला का सिलेंडर।
ये मेरा आंकड़ा तो है नहीं। नीति आयोग और तमाम तरीके के जो आंकड़े वो देते हैं, तो क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, जो चाहे लिखवा लो, अखबार भी तुम्हारा। तो मामला क्या है कि नीति आयोग कौन? नीति आयोग प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेगा, लेकिन अगर इंटरनेशनल एजेंसी ये बात बताती है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा है, इसको झुठला देंगे क्या? जीडीपी का फॉर्मूला और फॉर्मेट बदल दिया और बहुत सारे सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से जीडीपी ये दिख रही है, नहीं तो एक्चुअल में तो 2.5% जीडीपी है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री को पहले इकोनॉमी पढ़ना पड़ेगा। निर्मला सीतारमण जी की बात कर रहे थे, निर्मला जी तो कह देंगी मैं प्याज नहीं खाता के बाद मैं टमाटर नहीं खाता, मान लेंगे कि महंगाई खत्म। अरे जो आप नहीं खाते हो देश के लोग खाते हैं। मतलब सब्जी की स्थिति ये हो गई है कि गरीब आदमी सोच रहा है कि खरीद पाएंगे। तो निर्मला जी ने कहा है टमाटर के दाम अब घट जाएंगे। कब घटेंगे? 2 महीने से तो नहीं घटे। कर क्या रही निर्मला जी? निर्मला जी को कह दीजिए कि पूरे देश में ऐसी व्यवस्था आयात करा रहे हैं, तमाम जगहों से आयात करा रहे हैं। अरे वो बहुत कुछ करेंगे। उनकी स्थिति ये है कि दाल 40 रुपए की दाल 2014 में जो थी वो 200 रुपए किलो हो गई। आयात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, आज तक नहीं आयात हुई। 9 साल बीत गए, वही दशा है। प्याज मैं नहीं खाता, आप खाओ जाए उपवास करो, क्या मतलब है? गरीब आदमी खाता है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आपकी विपणन व्यवस्था चौपट है। मामला क्या है कि मणिपुर के मामले में अविश्वास प्रस्ताव आया। मोदी जी मणिपुर का मुँह नहीं बोलते हैं, क्यों? बेशर्मी है उनकी स्थिति। विपक्ष भी तो वॉकआउट कर गया, क्या करे? मतलब 1 घंटे 40 मिनट तक विपक्ष सुनता रहा। मणिपुर पर बोलिए प्रधानमंत्री जी, मणिपुर पर बोलिए प्रधानमंत्री जी, बोलते रहे। जब प्रधानमंत्री जी खुद गैर जिम्मेदार हैं, संसदीय परंपराओं के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आपके ऊपर अविश्वास है, उसके बाद भी आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बात और, पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, उस सरकार ने पीछे से 11 बिल पास करा दिए। ऐसा हुआ ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि जिस सरकार के खिलाफ अविश्वास हो गया है वो सरकार पहले अविश्वास प्रस्ताव को फेस करेगी, उसके बाद फिर बाकी कार्य होंगे, विधायी कार्य होंगे। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। तो यहाँ तो सब गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं। झूठ, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार दूंगा, झूठ था वादा। अगर दिया होता तो 80 करोड़ लोगों को रोजगार 5 किलो राशन देना पड़ता। मोदी जी बताएं ना, गरीबी कम हो रही है, तो गरीबी कम हुई है तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों देना पड़ रहा है? मोदी जी ने एक बात और कही है अपने भाषण में इसमें कि लोग ये जो विपक्ष है वो हमेशा मोदी सपने में आता है उनके, और मोदी को गाली देते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। कभी नहीं, ये मोदी जी का ख्याली पुलाव है। मोदी जी के मन में ऐसा है, क्योंकि मोदी जी की सत्ता अब जाने वाली है। वो जो फड़फड़ा रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो बुझता हुआ दीपक जैसे फड़फड़ाता है, वही स्थिति है। उनको एहसास है, उनके अधिकारियों को एहसास है। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मोदी जी उसी डर के फोबिया में वाजपेयी जी की तरह 6 महीने पहले चुनाव करा देंगे, ठीक? और जैसे वाजपेयी जी हार गए वैसे मोदी जी भी चुनाव हार जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये गरीब जनता गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, विद्रोह वाली स्थिति में है, छटपटा रही है जनता महंगाई बेरोजगारी से। और मोदी जी कह रहे हैं सदाबहार, शाइनिंग इंडिया जैसे। मोदी जी तो कह ही रहे हैं, साथ ही जनता को जो दिखाया सुनाया जा रहा है, जो जनता देख रही है टीवी पर, आप देखते होंगे कि मोदी जी छक्का मार दिए चल रहा है। मैं आपको बता दूं, आप एक सर्वे कर लो पूरे देश में, कोई न्यूज चैनल नहीं देख रहा टीवी पे। यही कारण है कि जितने गोदी मीडिया हैं वो भी अब यूट्यूब पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब टीवी कोई ट्यून ही नहीं कर रहा। तो एटलीस्ट उस पर ट्रेल करते ही आ जाएगा तो सामने कुछ हो, लेकिन लोग उसको ब्लॉक कर दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो देश की जनता ये कहती कि नहीं टीवी न्यूज़ देखती। लोग टीवी खोलते हैं पिक्चर देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए, मनोरंजन के लिए, कोई न्यूज़ देखने के लिए नहीं। नहीं तो मैं
ऐसा सारे लोग, ज़्यादातर लोग वो प्राइम टाइम मिस नहीं करते थे क्योंकि उनको न्यूज़ चैनल पे भरोसा था। आज सोशल मीडिया और वैकल्पिक जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप किसी भी गोदी मीडिया का यूट्यूब प्लेटफॉर्म देख लीजिए, चाहे कोई रिपोर्ट हो, किसी बारे में रिपोर्ट हो, उसका व्यूअर 1000-2000 होगा। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो यूट्यूबर हैं, जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, आप उसको देखेंगे कम से कम लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक जाता है वो व्यू। क्यों जाता है? क्योंकि पब्लिक को उस पर भरोसा है। जिस प्रकार पब्लिक को अब मोदी पे भरोसा नहीं, उसी तरह मोदी के उस गोदी मीडिया पर भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से लोग उन चैनलों को छोड़ रहे हैं। टीवी, अभी एक टीवी चैनल रेपुटेड है पहले से, लेकिन उसको कई सारे एडिशन को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग देख नहीं रहे हैं, टीआरपी नहीं है, विज्ञापन नहीं है, जो पीछे से मिलता था वो सब बंद हो रहा है धीरे धीरे। मामला ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा ख्याली दुनिया बना ली है जिसमें ये लगता है कि सब अच्छा है, सब सुनहरी स्थिति में है। लेकिन स्थिति ये है कि गरीब आदमी अपनी बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है। ये कह रहे हैं गरीबी की बात, फीस जमा नहीं कर पा रहे, फीस इनकी सरकारें बढ़ाती जा रही हैं। एक बात हमने सुनी कि यूजीसी को ख़त्म कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ को कह रहे हैं आप पैसा कमाइए और चलाइए। मीन्स शिक्षा और महंगी होगी। ये जो कह रहे हैं ना तीसरी अर्थव्यवस्था तो 2012 में कांग्रेस के समय में थी। ये झूठे सपने दिखा रहे हैं। 2024 में क्योंकि ये तो हार रहे हैं तो इनको और बड़े सपने दिखाने हैं। जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ नारी पे वार और 2 करोड़ रोजगार। ये 3 वादे फेल हो गए। अगर 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिया होता तो 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार देते और 5 लोगों का एक एवरेज फैमिली साइज होता है। 90 करोड़ लोगों को सम्मान से जी रहे होते। इनको 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन नहीं देना पड़ता। ये है इनके दावों की असली सच्चाई। लेकिन हो क्या गया है, मीडिया दिखाएगा नहीं। अब पब्लिक भी कह रही है कि भैया मीडिया को देखना ही नहीं है, टीवी चैनल वालों को बात नहीं करनी है। गोदी मीडिया के पत्रकार जाते हैं क्षेत्रों में और लोग गो बैक के नारे लगाते हैं। अभी मैं एक सुन रहा था कि माँ भारती के बारे में, इन्होंने माँ भारती की 2 भुजाएं काट दी। अरे एक बार ये भी याद कर लेते कि आपकी मातृ संस्था आरएसएस उन्हीं अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। गुलामी से आज़ाद कराने में आपका कोई योगदान नहीं। और सावरकर ने कहा था इस देश में 2 भारत बसता है, जिसको आगे चल के जिन्ना ने एडॉप्ट कर लिया और धर्म के आधार पर उसने मांग की। कौन जिम्मेदार है? देश के बंटवारे के लिए सावरकर और जिन्ना जिम्मेदार हैं। आप ही लोग थे 3 प्रोविंस में जहां बहुमत नहीं मिला, जिन्ना के साथ मिलके बंगाल, सिंध, नॉर्थ फ्रंटियर में सरकार बनाई। क्यों? लेकिन जब बाहर जाने की बात पे कच्छतीयू क्या है बोलते हैं, माँ भारती का नाम लेते हैं मोदी जी, तो एक तरीके से विपक्ष को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश करना, देखिए ऐसा है कि मोदी जी खुद दूसरों को अभद्र बातें करते हैं, कोई उनको गाली नहीं देता। घेरने की कोशिश तो वो हमेशा से करते आ रहे हैं। उनका मातृ संगठन जो है आरएसएस, वो पिछले 60-70 सालों से कांग्रेस के खिलाफ है बात कर रहा है। जो बात ये कह रहे हैं ना, घोटालों की है सरकार। मोदी जी जिस दिन आपके घोटालों की जांच हो जाएगी, आप स्वतः जेल जाएंगे। इसमें कोई, आप बनारस से हैं, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हैं। बनारस में आप देख रहे हैं मोदी जी को एक तरफ आप करें 2024 में जाने वाली सरकार, लेकिन बनारस में खुद सांसदी जाकर के गुजरात से बनारस में जीत जाते हैं। क्या लगता नहीं है कि आप बनारस में इतना मजबूत है और काम भी करा दिया जिस तरीके से बनारस में आपके? क्या काम करा दिया? मंदिरों को तोड़ दिया। ज्ञानवापी द्वापर युग के मंदिरों को तोड़ दिया। ये ज्ञानवापी की बात करते हो, टोडरमल ने बनवाया था बाबा विश्वनाथ का वो मंदिर, जिसको कहते हैं कि तोड़वा के मस्जिद बनी, तो 400 साल पुराना यही ना। स्कंद महापुराण काशी खंड में वर्णित द्वापर युगीन शिव विग्रहों मंदिरों को तोड़ा गया। उसके लिए नहीं, व्यास, महर्षि वेद व्यास की पीठ तोड़ दी गई। जो पीठ थी जहाँ बैठ के उन्होंने रचना की थी वो तोड़ दी गई। मंडन मिश्रा की मूर्ति तोड़ दी गई, जिन्होंने आदि शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया। यही विकास है। मैं आपको कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 गांवों को अब तक
गोद लिया सांसद विकास ग्राम विकास योजना के तहत, आपको मैं ले चलता हूँ, विकास दिखा देते हैं, पोल खुल जाएगी। मोदी जी को मैं इस बारे में भी 2 चीज़ों के लिए चैलेंज करता हूँ। एक, मोदी जी संसदीय क्षेत्र में चलिए और मुझे 10 गांव ऐसे दिखाइए जो ODF है, आपके ODF का झूठा दावा खुल जाएगा। दूसरा, सांसद विकास योजना के तहत जो आपने 6 गांव लिए हैं वहाँ चलिए और वहाँ का विकास दिखा दिए, सारा पोल खुल जाएगा। 2024 में लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जीतेगी विपक्ष, गठबंधन जीतेगा, उसको लेकर के मोदी जी की जो देखेगा बनारस में खासकर आपके वहाँ पे तो यही देखेगा ना कि काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया है। नहीं, जो काशी के मूल काशीवासी हैं उनके मन आहत है, मंदिरों में उगाही हो रही है, हर चीज़ पे टैक्स लिया जा रहा है, पास है, VIP कल्चर, गरीब आदमी लाइन में ही खड़ा रहेगा। मोहन भागवत 4 व्हीलर से मंदिर कंपाउंड के अंदर चले जाएंगे। कौन है मोहन भागवत? प्राइम मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था, बाकी पब्लिक लाइन में खड़ी रहेगी। प्रधानमंत्री जाएंगे, बाकी पब्लिक लाइन में धूप में खड़ी रहेगी। ये बात। दूसरी बात, आप इंडिया और NDA की बात कर रहे थे। देखिए, कभी भी कहेंगे तो इंडिया ही जीतेगा, और जो NDA की सरकार आज है, इस सरकार में वोटों के बिखराव से ये जीते हैं। ठीक है, वोटों का बिखराव कम हो ना हो, इस बात को जनता भी चाहती है, और उस जनता के मूड को भांप के ही ये गठबंधन बना है। ये जन दबाव में बना हुआ इंडिया गठबंधन है। ये पार्टियों के दबाव में नहीं है, या पार्टियों की उनका गठबंधन नहीं है, ये जनता के उस दबाव का गठबंधन है जो ये कह रही है कि इनको सत्ता से बाहर करो, बहुत महंगाई हो गई, बहुत बेरोजगारी हो गई। मोदी जी एक बात ये भी बताते हैं, 5 साल के लिए सांसद रहेंगे तो उनको मिलेगी पेंशन पूरे उम्र। जो 25 साल 30 साल नौकरी कर रहा है उसको ओल्ड पेंशन नहीं मिलेगी। मोदी जी कहे नहीं जिक्र कर पाए संसद में कि आज मैं यहाँ झूठ ही बात बोल रहा हूँ, 2 घंटे तक बोला मैंने, लेकिन 1 मिनट के लिए 5 लाख लोग आए थे कर्मचारी देश भर से, रामलीला ग्राउंड भरा पड़ा था, उसके बारे में भी बोल लेते 1 मिनट। मणिपुर में जो उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो फेल हुई है 3 महीने तक, बता दे ना, 4 मई याद नहीं आया आपको? 4 मई भी आ जाना चाहिए। 4 मई को होता है, कई दिनों बाद FIR दर्ज होती है। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक मामला थोड़ी, ऐसे हजारों हैं FIR है। इन बातों पे क्यों नहीं बात करते? मोदी जी मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। जनता ये कह रही है कि महंगाई, बेरोजगारी, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे हम बात करेंगे। राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर है, कर्नाटक में 500 का सिलेंडर है, तो पूरे देश में 500 का सिलेंडर होना चाहिए। मोदी जी आए थे 70 रुपये के पेट्रोल को और सस्ता करने, 400 के गैस सिलेंडर को और सस्ता करने, लेकिन 70 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये हो गया, 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। अब जनता कहती है कि वापस हम इनको ले आएंगे और 500 का सिलेंडर पूरे देश में होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, कांग्रेस लागू करेगी, क्योंकि राजस्थान, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है, वहाँ कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया गया। तो इस बात को समझिए, कर्मचारी चाहता है, लगभग 3 करोड़ कर्मचारी ऐसे हैं जो कि NPS में आते हैं। 3 करोड़ कर्मचारियों का एवरेज 5 की फैमिली साइज है, लगभग 15 करोड़ वोट इस बार मोदी जी के खिलाफ पड़ेगा। राहुल गांधी जो बात कर रहे थे संसद में, उन्होंने बहस किया, उसमें तमाम शब्द निकाले गए। अधीर रंजन ने जो बात कही उसमें से तमाम शब्द स्पंज किए गए, और उन्हीं चीज़ को लेकर के कह रहा है कि विपक्ष लगातार गाली देने का काम कर रहा है, उसको भाषा की मर्यादा ही नहीं है संसद में ऐसी बातें कर। देखिए, अब ऐसा है कि और स्मृति ईरानी पर उसके बाद स्मृति ईरानी ने कहा फ्लाइंग किस। हाँ। देखिए, ऐसा है कि स्मृति जी का चरित्र दुनिया जानती है। जिस सहेली ने उनको आश्रय दिया, उसके पति के साथ उन्होंने शादी रचा ली। सच्चाई है ना, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ मोदी जी की तरह। अब वो मुझे संस्कार की बात करेंगी, वो बताएंगी। और ऐसा है, राहुल गांधी को इंटरेस्ट नहीं है। स्मृति ईरानी जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जाइए, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप
बीजेपी के लोगों को कहिएगा तो जनता मान भी लेगी, लेकिन उस व्यक्ति को जिसका परिवार का इतिहास है उसके लिए ऐसी ओछी सोच रखती हैं। आप अब जाइएगा अमेठी, अमेठी की जनता आपको अगर काले कपड़े न दिखा दे, आपको दौड़ा के भगा न दे, जो कहिएगा सो, क्योंकि आपने उस बलिदानी परिवार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, बदनाम करने की कोशिश की है। इस बात को जनता माफ़ नहीं करेगी। स्मृति ईरानी जी कई महीनों से गई नहीं है। स्मृति ईरानी जी एक बार गई थी, एक पत्रकार ने सवाल पूछ दिया, उसकी नौकरी चली गई। तो ये सरकार कैसी है? तानाशाही सरकार है। आप भी तो जब बोल रहे हैं स्मृति ईरानी के बारे में, तो आपको डर नहीं लगता कि वो एफआईआर हो जाएगी? देखिए, जब सर पे कफन बांध ही लिया है, हम उस परिवार से आते हैं जिनका आज़ादी के लड़ाई में योगदान है, तो हम तो तब भी लड़े थे। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ रहे हैं चोरों से। अडानी की जांच नहीं होगी, हम ईमानदार। राफेल की जांच नहीं होगी, हम ईमानदार। काहे नहीं जांच होगी? आप G20 के नाम पे जितना आप काम किए हैं उसका डिटेल नहीं देंगे, जब तक जांचें नहीं होगी तब तक क्या आप ईमानदार बने हैं? मोदी जी को ये डर है कि जिस दिन सरकार बदली, जिस दिन दूसरी सरकार आई, जांच हुई, तो राफेल में कौन जेल जाएगा? वित्त मंत्री को पता नहीं था, रक्षा मंत्री को पता नहीं, विदेश मंत्री को पता नहीं, सारी बात के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री। तो ये एक बौखलाहट है। उनको पता है कि जो सरकार है, अगर सरकार से ये दूर जाते हैं तो इनके लिए भ्रष्टाचार इनके उजागर होंगे। ये तब तक इनका भ्रष्टाचार छिपा है जब तक जांच नहीं हो रही है। और जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सरकार इनकी है, ये नहीं कराएंगे जांच। सरकार बदलेगी तो जांच तो होगी ही। अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता होती तो जांच कराते। जांच में पाक साफ अगर निकल के आप आते तो दुनिया मान लेती, लेकिन आपने तो जांच ही नहीं कराई। कोई कह रहा कि नहीं आपने गलत किया है, आप कह रहे नहीं, मैं ईमानदार। अरे आपके कहने से थोड़ी होता है। जो रिपोर्ट्स हैं, जो अभी कुछ डील हुई थी ड्रोन और ये सब, उसमें भी अब आप कर क्या रहे हैं? 3-3, 4-4 गुना में आप खरीद रहे हैं चीज़ों को, और उसके बाद बता रहे हैं कि नहीं हमने डील अच्छी के लिए ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार नहीं। जांच करा दीजिए ना। विपक्ष किस लिए? लोकतंत्र में ये परंपरा क्या है? जो चीज़ें पता चली तो उस पर जांच होती है, आरोप लगते हैं, लोग जांच को फेस कराते हैं, लेकिन यहाँ जांच नहीं होगी। बड़े बेशर्मी से प्रधानमंत्री कहते हैं यहाँ जांच नहीं होती, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, और भ्रष्टाचार दूसरे हैं, विपक्षी हैं। अरे भ्रष्टाचारी आप खुद हैं, क्योंकि आप जांच नहीं करा रहे हैं। अगर आपके अंदर ईमानदारी होती तो आप जांच कराते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, देश मान लेता। तो जनता कह रही है कि मणिपुर में जो हुआ वो विभत्सतम था। चीरहरण हुआ था द्वापर में, धृतराष्ट्र के सभा में। धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोला, उसका बेटा दुर्योधन उसमें शामिल था। कुरुवंश का क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। तो जो मणिपुर के बहनों के साथ हुआ है वो इनके सर्वनाश का मूल कारण बनेगा। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये चाहते हैं कि गरीबों से शिक्षा छीन ली जाए। ये चाहते हैं कि गरीब आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं के बगैर मर जाए। ये चाहते हैं कि बच्चे भूखों मर जाएं। इस वजह से गरीब जनता अब इनकी बात को समझ गई है। 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, 15 लाख नहीं दिया, महंगाई कम नहीं किया, नारियों पे अत्याचार कम नहीं हुआ। इनके कई ठो विधायक मंत्रियों पे आरोप लगे, इन्होंने उनसे रिजाइन तक नहीं लिया जब तक खूब दबाव नहीं बन गया। तो इन बातों को सोचिए ना। मोदी जी बलात्कारियों को बचाते हैं, मोदी जी अपराधियों को बचाते हैं, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं, और जनता ये कह रही है कि इस बंदे ने अच्छी अच्छी बातें की लेकिन काम बिल्कुल उलट कर रहा है। तो इस आदमी को उलट दो, सरकार को बदल दो। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कि लगातार विपक्ष जिस तरीके से बात कर रहा है कि मोदी से जिस तरीके से उम्मीद थी कि वो कुछ बोलेंगे संसद में, कुछ अच्छी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन केवल परिवारवाद और तमाम विपक्ष को घेरने के बजाय और कोई सार्थक बात नहीं हुई, ऐसा इनका कहना है। और तमाम मुद्दे वो छूट गए जो जनता के हित में होने चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।